दरबार में अचानक बादशाह अकबर ने ऐलान कर दिया, आज एक ऐसी चुनौती रखी जाएगी जिसमें जीतने वाला अमर हो जाएगा दरबार में और हारने वाला हमेशा के लिए हार मान लेगा। सोचिए जरा, सवाल ये नहीं था कि कौन सही है, बल्कि किसकी अक्ल और जुबान सब पर भारी पड़ेगी। दरबारी इधर उधर पसीना पोंछते रहे, कोई हंसी छुपा रहा था तो कोई डर से कांप रहा था। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब चुनौती इतनी उलझी कि बादशाह खुद भी फंस गए अपने ही जाल में। और फिर बीरबल ने ऐसा जवाब दिया कि पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। दोस्तों, बने रहिए, क्योंकि आज की कहानी है दरबार में चुनौती का ऐलान। एक जीतता तो दूसरा हमेशा के लिए हार मान लेता। चलो शुरू करते हैं। एक दिन दरबार में कुछ अलग ही हलचल थी। दरबारी फुसफुसा रहे थे, कोई अपनी पगड़ी ठीक कर रहा था, कोई मूछें ताप दे रहा था, तो कोई सोच रहा था आज बादशाह के मूड का क्या हाल होगा। बादशाह अकबर जब दरबार में दाखिल हुए तो उनके चेहरे पर वो शरारती मुस्कान थी जिसे देखकर हर कोई समझ जाता था कि आज कुछ अनोखा होने वाला है। अकबर ने सिंहासन पर बैठते ही ऐलान किया, आज दरबार में एक ऐसी चुनौती होगी जो साधारण नहीं है। इसमें जीतने वाला सिर्फ बहस नहीं जीतेगा, बल्कि वो पूरे दरबार में अपनी अक्लमंदी का झंडा गाड़ देगा। और हारने वाला हमेशा के लिए मान लेगा कि उसकी जुबान और अक्ल अब दरबार में किसी काम की नहीं। दरबारियों के चेहरों पर डर और जिज्ञासा दोनों साफ झलक रहे थे। एक दरबारी जो हमेशा बीरबल से ईर्ष्या करता था, महेशदास नामक मंत्री, आगे बढ़कर बोला, जहां पनाह ऐसी चुनौती रखिए कि बीरबल भी एक बार तो चुप हो जाए। अकबर मुस्कराए, तो ठीक है, आज की चुनौती होगी सच्चाई और झूठ की कसौटी। जो दरबारी ऐसा बयान देगा जिसमें एक हिस्सा सच और दूसरा झूठ होगा, लेकिन दोनों को साबित भी कर देगा, वही विजेता होगा। पूरा दरबार वाह कह उठा, क्योंकि ये खेल आसान नहीं था। सच और झूठ को एक साथ कहना और साबित करना, ये तो जैसे आग और पानी को एक साथ रखना। चुनौती की शुरुआत सबसे पहले वही महेशदास खड़ा हुआ। उसने अकड़कर कहा, जहां पनाह मैं कहता हूं, मैं दरबार का सबसे सुंदर मंत्री हूं और साथ ही सबसे बदसूरत भी। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर ने कहा, ठीक है, इसे साबित करो। महेशदास बोला, जहां पनाह जो मुझे पसंद करता है उसे मैं सुंदर लगता हूं, और जो मुझे नापसंद करता है उसकी नजर में मैं बदसूरत हूं। कुछ देर दरबार चुप रहा, फिर ठहाके गूंज उठे। अकबर ने सर हिलाया, चलो इस पर बहस हो सकती है। अगला। अब एक कवि खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह मैं कहता हूं कि मेरे शेर दुनिया के सबसे उम्दा हैं और सबसे निकम्मे भी। अकबर हंसे, वाह, ये भी साबित करो। कवि बोला, जिन्हें मेरी बातें समझ आती हैं उनके लिए उम्दा, और जिन्हें नहीं आती उनके लिए निकम्मे। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब अकबर ने कहा, अब बीरबल, देखे तुम्हारी अक्ल का कमाल। अगर तुमने सबसे अजीब और सबसे पक्की बात नहीं कही तो मान लेना कि आज की जीत किसी और की होगी, और अगर तुम जीत गए तो बाकी सब हमेशा के लिए हार मानेंगे। पूरा दरबार सांस रोक कर बैठ गया। बीरबल का खेल। बीरबल उठे। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ अकबर की ओर देखा और बोले, जहां पनाह मेरा बयान है, आप सबसे न्यायप्रिय बादशाह भी हैं और सबसे अन्यायी भी। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया।
हर दरबारी सोचने लगा, ये क्या कह दिया। बीरबल ने तो अपनी गर्दन पर खुद ही तलवार रख दी। अकबर की आंखें चौड़ी हो गईं। बीरबल, ये कैसी गुस्ताखी, अब इसे साबित करो वरना। बीरबल बिल्कुल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह आप न्यायप्रिय हैं, क्योंकि आपने हर प्रजा को बराबरी का हक दिया। अमीर गरीब सबको आपकी अदालत में आवाज मिलती है। लेकिन आप अन्यायी भी हैं, क्योंकि आपकी एक मुस्कान से दरबारी डरकर आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, सच्चाई बोलने की हिम्मत ही नहीं करते। तो यह कैसा न्याय है जहां डर सच्चाई से बड़ा हो जाता है। पूरा दरबार चौंक गया। किसी ने ऐसी हिम्मत पहले कभी नहीं देखी थी। अकबर कुछ पल गहरी सोच में डूबे रहे, फिर अचानक जोर से हंस पड़े। बीरबल, यही तो असली खेल था। आज तुमने मुझे भी आईना दिखा दिया। तुम ही इस चुनौती के विजेता हो। मोड़ और व्यंग्य। लेकिन तभी महेशदास फिर से बोला, जहां पना, ये तो दरबार की परंपरा के खिलाफ है। बीरबल ने आपको ही अन्यायी कह दिया, फिर भी आप उन्हें विजेता बना रहे हैं। अकबर हंसते हुए बोले, यही तो न्याय है महेशदास। जिसने मुझे मेरी कमजोरी भी दिखा दी, वही सबसे बड़ा सच्चा दरबारी है। और जिसने सिर्फ खुद की तारीफ करने का खेल खेला, वो हारने वाला है। पूरा दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल मुस्कुराए और धीरे से बोले, जहां पनाह, ये चुनौती तो खत्म हुई, लेकिन अगली बार क्यों न ऐसी चुनौती रखी जाए कि दरबारियों को अपने पेट पर भी हाथ रखना पड़े। अकबर ने शरारत से आंख दबाई। वाह बीरबल, अगली बार देखेंगे कौन सबसे ज्यादा भूखा दरबारी है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज पड़ा। इस तरह चुनौती खत्म हुई, एक विजेता, बाकी सब हार मानने वाले। लेकिन असली जीत हुई दरबार की ईमानदारी और हंसी मजाक की, जिसने सिखा दिया कि सच बोलना मुश्किल है, पर वही सबसे ताकतवर हथियार भी है। अब अगली नई कहानी सुनो। बीरबल और वो सौदागर जिसने अपने ही सामान को नकली साबित कर दिया। दरबार में उस दिन बड़ा शोर शराबा था। कोई कह रहा था, आज तो बादशाह गुस्से में लगते हैं, तो कोई बोला, नहीं, आज तो उनके चेहरे पर कुछ नया मजाक झलक रहा है। दरबारी आपस में बहस करते रहे। तभी शहनाई जैसी आवाज के साथ अकबर दरबार में दाखिल हुए। अकबर ने आते ही देखा कि दरबार के बाहर एक सौदागर खड़ा है और पहरेदार उससे भिड़ रहे हैं। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या मामला है? पहरेदार ने झुककर कहा, जहां पनाह, ये सौदागर दरबार में आना चाहता है। कहता है कि उसके पास ऐसा मामला है जिसे सिर्फ आपकी अदालत ही सुलझा सकती है। अकबर ने इशारा किया, तो अंदर आने दो। सौदागर भीतर आया। उसके कपड़े चमकदार थे, आंखों में चालाकी थी और चेहरे पर बनावटी मासूमियत। उसने झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं दक्कन से आया हूं। मेरे पास कीमती कपड़े और गहने हैं, लेकिन एक मुसीबत खड़ी हो गई है। मैंने दरबार में ही अपने माल को नकली साबित कर दिया। पूरा दरबार ठहाके से गूंज उठा। अकबर ने हैरानी से पूछा, ये कैसा सौदागर है जो अपना ही सामान नकली साबित करता है? सौदागर बोला, जहां पनाह, मेरे कपड़े और गहने असली थे, लेकिन मेरे दुश्मनों ने दरबार में अफवाह फैला दी कि ये सब नकली हैं। गुस्से में मैंने खुद ही कह दिया, हाँ, नकली हैं। अब मेरा व्यापार चौपट हो गया। लोग मुझे झूठा समझते हैं। अब मेरा सवाल ये है, मैं असली को असली कैसे साबित करूं, जबकि मैंने खुद ही उसे नकली कह दिया है। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई।
कोई बोला ये तो खुद की कब्र खुद खोद आया है, तो कोई बोला इसकी मदद असंभव है। अकबर मुस्कुराए, तो अब क्या चाहते हो? सौदागर बोला, जहां पनाह आप ही फैसला करें। मेरा नाम फिर से साफ होना चाहिए। दरबारियों की कोशिशें। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा, तो बताइए कौन इस सौदागर की उलझन सुलझाएगा? पहला दरबारी बोला, जहां पनाह आसान है। सौदागर बाजार में लोगों को बुलाए और कहे ये माल नकली नहीं है बस। अकबर ने हंसते हुए कहा, मूर्ख, अगर उसने खुद ही पहले कहा कि नकली है तो अब उसकी बात पर कौन भरोसा करेगा? दूसरा दरबारी बोला, जहां पनाह ये सौदागर गहनों को पिघलाकर फिर से ढाले, तब लोग मानेंगे कि ये असली हैं। बीरबल पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। तीसरा दरबारी बोला, जहां पनाह मुझे लगता है कि सौदागर को जेल भेज दीजिए। जो अपने ही सामान को झूठा कह दे वो दरबार को भी कभी धोखा दे सकता है। सौदागर घबराकर अकबर के पैरों में गिर पड़ा। जहां पनाह मुझे जेल मत भेजिए। अकबर की चालाकी। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर कोई दरबारी इस मसले का हल नहीं निकाल पाया तो सौदागर जेल जाएगा, और अगर किसी ने हल निकाला तो सौदागर को इनाम मिलेगा। पूरा दरबार सन्न। सभी की नजरें अब बीरबल की ओर थीं। बीरबल का जवाब। बीरबल धीरे धीरे उठे और बोले, जहां पनाह इस सौदागर का असली माल असली साबित करने का एक ही तरीका है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा? बीरबल बोले, जहां पनाह सच को साबित करने के लिए सौदागर की जुबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन लोगों की आदतों पर किया जा सकता है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। मतलब? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह हमें सौदागर का माल बाजार में ले जाकर नीलाम करना चाहिए। अगर लोग उसे खरीदने के लिए टूट पड़े तो ये साबित हो जाएगा कि वो असली है, क्योंकि जनता की नजर सबसे पैनी होती है। लोग झूठ पर पैसा खर्च नहीं करते। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया, ठीक है, आज ही दरबार के सामने सौदागर का माल नीलाम किया जाएगा। बाजार का नजारा। बाजार में चारों ओर भीड़ लग गई। सौदागर का कपड़ा और गहने खुले में रखे गए। एक आदमी बोला, ये कपड़ा तो सचमुच बढ़िया है। दूसरा बोला, गहनों की चमक तो असली लगती है। नीलामी शुरू हुई और देखते ही देखते लोग ऊंची बोली लगाने लगे। सौदागर के सारे माल की बोली इतनी ऊंची चली गई कि सौदागर खुद भी हैरान रह गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, देखा बीरबल, तुम्हारी चाल काम कर गई। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह असली को असली साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है लोगों की आंखें और उनकी जेब, क्योंकि आदमी झूठ बोल सकता है पर पैसा खर्च करते समय झूठा नहीं होता। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने सौदागर को इनाम देते हुए कहा, और याद रखना, अगली बार अपनी जुबान को इतना सस्ता मत बनाना कि खुद ही अपने असली को नकली कह बैठे। सौदागर सिर झुकाकर बोला, जहां पनाह, आज से मैं बोलने से पहले 100 बार सोचूंगा। कहानी का व्यंग्य। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही तो हमारी दुनिया की विडंबना है। कभी लोग असली को नकली मान लेते हैं, कभी नकली को असली। फर्क बस इतना है कि कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है। अकबर ने ठहाका लगाकर कहा, और आज दरबार ने सीख लिया, अपनी जुबान से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। पूरा दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। अगली नई कहानी।
बीरबल और वो पहलवान जिसने कहा मैं बिना लड़े ही सबको हरा सकता हूँ। दरबार उस दिन हमेशा से ज्यादा शोरगुल से भरा हुआ था। वजह थी आगरा की गलियों में घूमता एक अजीबोगरीब पहलवान। उसका दावा था कि वह बिना लड़े, बिना हाथ उठाए ही किसी भी पहलवान को हरा सकता है। लोगों ने उसकी बातें मजाक में उड़ा दी, लेकिन उसकी शान देखकर कुछ डर भी महसूस किया। आखिर ये बात अकबर के दरबार तक पहुंची और बादशाह ने तुरंत आदेश दिया कि उस पहलवान को दरबार में पेश किया जाए। जब पहलवान दरबार में आया तो उसका शरीर सचमुच विशाल था, जैसे पत्थरों का पहाड़ हो। उसकी छाती चौड़ी, मूछें तनी हुई और चाल में अकड़ थी। उसने आते ही सिंहासन की ओर झुककर सलाम किया और गर्व से कहा, जहां पनाह, मैं वह इंसान हूं जो बिना हाथ उठाए, बिना लड़े ही किसी भी योद्धा को हरा सकता हूं। मेरा बस नाम सुनकर लोग हार मान जाते हैं। दरबार में हंसी की फुहार छूट पड़ी। एक दरबारी ने ताली बजाते हुए कहा, वाह, लड़ाई से पहले ही जीत जाने वाला पहलवान, ये तो गजब तमाशा है। लेकिन अकबर की आंखों में हल्की दिलचस्पी चमकी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम सच कहते हो तो तुम्हें इसे दरबार में साबित करना होगा, क्योंकि यहां खाली बातों पर कोई इनाम नहीं मिलता। पहलवान आत्मविश्वास से मुस्कुराया, जहां पनाह, मुझे मौका दीजिए। मैं किसी भी दरबारी से भिड़े बिना ही उसे हराऊंगा। दरबार के कई दरबारी डर के मारे पीछे हट गए। कोई इतने विशालकाय आदमी के सामने नाम भी नहीं लेना चाहता था। तभी अकबर ने कहा, ठीक है, सबसे पहले हम यह देखेंगे कि तुम बीरबल को हरा सकते हो या नहीं। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। बीरबल तो पहलवान नहीं थे, वो तो बुद्धि और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। पहलवान हंस पड़ा, जहां पनाह, बीरबल तो वैसे भी कमजोर लगते हैं, लेकिन नियम यही है, मैं बिना हाथ लगाए ही इन्हें हराऊंगा। बीरबल अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, इस पहलवान को अनुमति दीजिए, लेकिन मैं भी दरबार की शर्त रखता हूं, अगर ये मुझे हराए तो इसे इनाम दीजिए, और अगर मैं इसे हरा दूं तो इसका घमंड यहीं दरबार में टूटना चाहिए। अकबर ने हामी भर दी। पहलवान आगे बढ़ा, चौड़े कंधे और डरावनी चाल के साथ। लेकिन बीरबल एकदम शांत खड़े रहे। पहलवान ने आंखें तरेरी, छाती फुलाई और भारी आवाज में बोला, मान लो कि तुम हार चुके हो। मेरी ताकत देखो, मेरी शक्ल देखो, मेरे शरीर को देखो। कोई भी मुझे देखकर ही घबरा जाता है। बीरबल ने हंसकर कहा, अरे पहलवान जी, आपकी बातों से तो लगता है आप इंसान नहीं, कोई चलता फिरता हाथी हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या आपकी ताकत सिर्फ शरीर में है या दिमाग में भी? पहलवान थोड़ी देर चुप रहा, फिर गरजकर बोला, ताकत का मतलब ही शरीर है, दिमाग का काम विद्वानों का है। बीरबल ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, जहां पनाह, यही इसकी हार है। यह खुद मानता है कि दिमाग इसकी ताकत नहीं है, और जब तक दिमाग नहीं है तब तक कोई भी सच्चा योद्धा नहीं बन सकता। यह खुद को बिना लड़े विजेता कहता है, लेकिन असली जीत बिना दिमाग के कभी संभव नहीं होती। अकबर की आंखों में चमक आई। दरबारी भी सहम गए। पहलवान गुस्से से तिलमिला उठा। उसने कहा, ये कैसी हार है? मैंने तो कोई लड़ाई ही नहीं की। बीरबल मुस्कुराए, लड़ाई की जरूरत कहाँ थी? आपने खुद ही मान लिया कि आपके पास दिमाग नहीं है। और जो अपने विरोधी से पहले ही यह मान ले कि उसके पास जीत की असली कुंजी नहीं है, वो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार चुका होता है।
पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। पहलवान का सिर झुक गया, उसका सारा घमंड टूट चुका था। अकबर ने हंसकर कहा, पहलवान, आज बीरबल ने तुम्हें बिना हाथ लगाए ही हरा दिया। अब तुम्हें मानना होगा कि असली ताकत दिमाग की होती है, शरीर की नहीं। पहलवान शर्मिंदा होकर बोला, जहां पनाह, आज मुझे सच में समझ आया कि मैं हार गया हूं, और वो भी बिना लड़े। अकबर ने बीरबल की ओर मुस्कुराकर देखा। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तलवार और पहलवानी से बड़ी ताकत अक्ल की होती है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, ताकत से डर पैदा हो सकता है, लेकिन अक्ल से विश्वास जीता जाता है, और यही सच्ची जीत है। दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। पहलवान दरबार से झुककर निकला और बीरबल ने एक और बार सभी को सिखा दिया कि बिना लड़े भी जीत संभव है, अगर जुबान में समझदारी और सोच में ताजगी हो। अगली नई कहानी, बीरबल और वो मुनादी वाला जिसने खुद ही अपनी खबर झूठी साबित कर दी। लाल किले का आंगन उस दिन असामान्य हलचल से भरा था। सुबह सुबह ही बाजारों में एक मुनादी वाला ढोल पीटते हुए घूम रहा था और ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, सुनो सुनो, आज बादशाह अकबर का फरमान है, जो भी बीरबल से चालाकी में जीत गया उसे 100 सोने की मोहरें इनाम में मिलेंगी। लोग हैरान रह गए। किसी ने पूछा, अरे ये कैसा अजीब फरमान है, बीरबल को हराना आसान है क्या? दूसरा हंसकर बोला, लगता है मुनादी वाले ने खुद ही कुछ गड़बड़ कर दी है। खबर इतनी फैली कि सीधा दरबार तक पहुंची। अकबर ने हैरानी से पूछा, ये कैसा फरमान है? मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मुनादी वाले को तुरंत बुलाया गया। वह हड़बड़ाते हुए आया और डरते डरते बोला, जहां पनाह, मैंने तो बस वही कहा जो मुझे सुनाई दिया, शायद गलती हो गई। अकबर गुस्से से बोले, गलती? मुनादी अगर झूठी निकली तो पूरा राज्य अफवाहों से भर जाएगा, इसे सजा मिलनी चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सजा देने से पहले एक बार इसे आजमाइए। क्यों न सच में दरबार में आज ऐसी चुनौती रखी जाए कि जो भी मुझे मात दे दे उसे 100 मोहरें मिलें। अकबर ने ठहाका लगाया, वाह बीरबल, अगर तुम हार गए तो? बीरबल ने आंख दबाकर कहा, तो मैं ही 100 मोहरें दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि कोशिश करने वाले की चालाकी असली होनी चाहिए, न कि केवल दिखावा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अब दरबारियों ने एक एक कर बीरबल को हराने की कोशिश शुरू की। पहला दरबारी बोला, बीरबल, तुम हमेशा अक्ल की बातें करते हो। बताओ, अगर एक आदमी कहे कि मैंने बिना खाए पेट भरा लिया तो ये कैसे संभव है? बीरबल मुस्कुराए, संभव है, अगर वो आदमी किताब पढ़ ले और दिमाग भर जाए तो भूख कम हो जाती है। दरबार में हंसी गूंज उठी और पहला दरबारी हार मान गया। दूसरा दरबारी आगे बढ़ा, बीरबल, बताओ, अगर कोई कहे कि मैंने बिना चले मीलों की यात्रा कर ली तो ये कैसे मानेंगे? बीरबल ने तुरंत कहा, सपनों में आदमी बिना चले पूरी दुनिया घूम लेता है। दूसरा दरबारी भी हार गया। अब तीसरा दरबारी उठा और बोला, अगर कोई कहे कि मैंने बिना बोले दरबार को हंसा दिया तो ये कैसे होगा? बीरबल ने उसकी शक्ल देखी और बस अपनी मूंछें ताव देकर अजीब सा चेहरा बनाया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने कहा, ये रहा जवाब, बिना बोले भी हंसाया जा सकता है। अब बारी मुनादी वाले की आई। वह घबराकर बोला, जहां पनाह, मैं कहता हूं कि मैंने जो मुनादी की वो झूठ भी थी और सच भी।
दरबार सन्न रह गया। अकबर ने पूछा, कैसे? मुनादी वाला बोला, झूठ इसलिए क्योंकि मैंने ऐसा फरमान सुना ही नहीं था, लेकिन सच इसलिए क्योंकि दरबार में आज वाकई यही हो रहा है। जो भी बीरबल को मात दे उसे 100 मोहरें मिलें। अकबर हक्का बक्का रह गए। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह देखिए, कभी कभी झूठ अपने आप सच हो जाता है अगर उसे सही जगह और सही समय पर बोला जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर झूठ सच में बदल जाए। असली चालाकी ये है कि सच और झूठ का फर्क पहचानना सीख लिया जाए। अकबर ने हंसते हुए मुनादी वाले को 100 मोहरें देने का आदेश दिया और कहा, आज तुमने गलती में भी दरबार का मनोरंजन कर दिया, लेकिन अगली बार ध्यान रखना, तुम्हारी जुबान ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। दरबार फिर से ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। अगली नई कहानी। 4 दरबारी और आधा इनाम। जब बादशाह को तय करना पड़ा कि आधा किसका है और आधा किसका नहीं, बादशाह अकबर का दरबार उस दिन कुछ ज्यादा ही रौनकदार था। सोने की झिलमिलाती छतरी के नीचे बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और सामने खड़े 4 दरबारी आपस में इतनी जोर जोर से बहस कर रहे थे कि दरबार का सारा अनुशासन टूटने लगा था। जहां पनाह पहला दरबारी सबसे ऊंची आवाज में बोला, ये इनाम मुझे मिलना चाहिए क्योंकि असली काम मैंने किया था। दूसरा दरबारी बीच में कूद पड़ा, गलत, आधा काम तो मैंने किया था तो इनाम भी आधा आधा होना चाहिए। तीसरा दरबारी मुंह बिचकाते हुए बोला, दोनों झूठ बोल रहे हैं, अगर मैं बीच में दखल न देता तो पूरा काम बिगड़ जाता। इनाम तो पूरा का पूरा मेरा हक बनता है। चौथा दरबारी सबसे शांति से खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में तेज था। उसने धीमी मगर पक्की आवाज में कहा, जहां पनाह, सच यही है कि अगर मैंने शुरुआत न की होती तो ये सब कहीं दिखते भी नहीं। इस पूरे काम का बीज मैंने बोया था, तो फल तो मेरा होना चाहिए। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। आखिरकार मामला था 100 सोने की मोहरों के इनाम का, जो अकबर ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी। लेकिन झगड़ा यह था कि इनाम किसे मिलना चाहिए। अकबर ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया और कहा, अजीब मुसीबत है। चारों ही दरबारी खुद को विजेता बता रहे हैं और ऊपर से हर एक की दलील सुनकर लगता है कि किसी न किसी रूप में चारों ने योगदान दिया है। लेकिन इनाम तो 100 मोहरों का है। अब बताओ, इसे 4 हिस्सों में बांट दूं? चारों दरबारी एक साथ चिल्ला उठे, नहीं। पहला बोला, 4 हिस्सों में बांटने से मेरे हिस्से बहुत कम आएंगे। दूसरा बोला, मुझे आधा चाहिए। तीसरा बोला, सारा का सारा चाहिए। चौथा बोला, मुझे भी पूरा चाहिए। अकबर मुस्कराए, वाह रे इंसान, जब तक काम था सबने मिलकर किया, और जब इनाम आया तो सब अकेले केले हो गए। दरबार में ठहाका गूंज गया, मगर समस्या गंभीर थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम ही कुछ हल निकालो। तुम्हारी अक्ल के बिना ये दरबार कभी सुलझ नहीं सकता। बीरबल खड़े हुए। उनके चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान थी। जहां पनाह, मामला वाकई पेचीदा है। चारों का योगदान अलग अलग है। अगर किसी एक को पूरा इनाम दें तो बाकी तीनों नाराज होंगे। अगर बराबर बांट दें तो न्याय नहीं होगा। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तो तुम्हारा क्या सुझाव है? असली झगड़े की जड़। बीरबल ने कहा, पहले दरबारियों से ही पूछ लिया जाए कि काम हुआ कैसे। हर कोई अपनी दलील रखे और हम देखें कि किसका योगदान कितना है। चारों दरबारी मान गए। पहला दरबारी बोला, जहां पनाह,
आपने पिछली बार जो घोषणा की थी कि जो भी सूखे गांव तक पानी पहुंचाएगा उसे इनाम मिलेगा, तो सबसे पहले मैंने ही योजना बनाई। नहर का रास्ता मैंने तय किया। अगर मैं न होता तो पानी की दिशा ही सही न मिलती। दूसरा दरबारी बोला, लेकिन योजना तो आपने बना दी, पर असली मेहनत मैंने की। मजदूरों को जुटाया, उन्हें काम पर लगाया और दिन रात खुद वहां डटे रहकर नहर खुदवाई। तीसरा दरबारी बीच में बोला, अगर मैंने नहर का बांध न बनवाया होता तो पानी बहकर बर्बाद हो जाता। असली बचाव मैंने किया। चौथा दरबारी शांत खड़ा सुन रहा था। उसने कहा, सच यह है कि सबसे पहले मैंने ही गांव वालों की समस्या सुनी और दरबार में मामला उठाया। अगर मैं यह बात दरबार तक न लाता तो न योजना बनती, न काम होता, न नहर बनती। दरबार गूंज उठा। सबको लगा कि चारों की बातों में कहीं न कहीं सच्चाई है। अकबर ने माथा पकड़ा और कहा, तो अब क्या किया जाए? चारों का हिस्सा है, लेकिन इनाम पूरा है। बीरबल की योजना। बीरबल ने शांति से कहा, जहां पनाह, इनाम को 4 हिस्सों में बांटना आसान है, लेकिन मैं कहता हूं कि इसे आधा आधा बांटा जाए। और आधा किसे देना है और आधा किसे नहीं, यह खेल इन्हीं चारों के बीच तय हो जाएगा। दरबार हैरान रह गया। अकबर ने भौहें उठाई। आधा आधा? लेकिन 4 आदमी हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही तो असली मजा है। इनाम आधा मिलेगा, लेकिन किसे मिलेगा और किसे नहीं, यह मैं इनकी समझदारी से तय कराऊंगा। आधा इनाम का खेल। बीरबल ने चारों दरबारियों को बुलाकर सामने खड़ा किया और कहा, देखो, मैं तुमसे एक एक सवाल पूछूंगा। जो सच बोलेगा और दिमाग से काम लेगा वही इनाम पाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इनाम पूरा का पूरा सिर्फ 2 लोगों को मिलेगा, 2 को कुछ नहीं। चारों के चेहरे उतर गए। अब मामला गंभीर हो गया था। पहला सवाल, सबसे जरूरी कौन? बीरबल ने पूछा, अगर तुम चारों में से कोई एक न होता तो काम अधूरा रह जाता। बताओ, सबसे जरूरी कौन था? पहला बोला, मैं, क्योंकि योजना मैंने बनाई थी। दूसरा बोला, मैं, बिना काम के योजना बेकार है। तीसरा बोला, मैं, बिना बांध के सब बेकार हो जाता। चौथा बोला, मैं, बिना मेरी शिकायत के ये काम शुरू ही नहीं होता। बीरबल मुस्कुराए। वाह, हर कोई खुद को सबसे जरूरी बता रहा है। लेकिन सच ये है कि असली जरूरत तब पूरी हुई जब चारों ने साथ दिया। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा त्याग किसका? बीरबल ने पूछा, किसने अपना आराम सबसे ज्यादा छोड़ा? दूसरा दरबारी बोला, मैंने, दिन रात मजदूरों के बीच रहा। तीसरा बोला, मैंने भी। बांध बनवाना आसान नहीं था। पहला बोला, मैंने भी। योजना बनाने में रातें गुजारी। चौथा बोला, मैंने। सच कहूं तो मैंने तो बस शिकायत की थी, मेरे हिस्से में इतना त्याग नहीं था। दरबार सन्न रह गया। चौथे दरबारी ने खुद ईमानदारी से सच स्वीकार कर लिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखा, जिसने सच बोला वही असली विजेता है। अंतिम फैसला। बीरबल ने अकबर की ओर देखकर कहा, जहां पनाह, आधा इनाम पहले दरबारी को दीजिए जिसने योजना बनाई, और आधा इनाम दूसरे दरबारी को दीजिए जिसने असली मेहनत की। तीसरे दरबारी को सम्मान दीजिए क्योंकि उसका योगदान महत्वपूर्ण था, और चौथे को सबसे बड़ा इनाम दीजिए, ईमानदारी का तमगा, क्योंकि उसने अपनी कमी खुद मान ली। अकबर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने तो सच में आधे इनाम को पूरे से भी बड़ा बना दिया। दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा।
चारों दरबारी अब झगड़े के बजाय मुस्कुरा रहे थे। बीरबल ने अंत में कहा, जहां पनाह असली इनाम सोने का नहीं बल्कि इंसान की सच्चाई और सहयोग का होता है। और जब 4 लोग मिलकर काम करें तो इनाम चाहे आधा मिले पर खुशी पूरी मिलती है। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, बीरबल, सच में तुम्हारी अक्ल ही इस दरबार का सबसे बड़ा खजाना है। अगली नई कहानी। बीरबल और वो पुजारी जिसने कहा, मैं मंदिर की घंटी से सच बुला सकता हूं। दरबार का वह दिन बड़ा ही विचित्र था। सुबह सुबह ही खबर आ गई थी कि नगर में एक अजीब पुजारी आया है। उसकी ख्याति यह थी कि उसके पास सच उगलवाने का अनोखा तरीका है। वह दावा करता था कि मंदिर की घंटी को छूते ही झूठ बोलने वाला आदमी तुरंत सच उगल देता है। यह बात जंगल की आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। लोग उत्सुक हो उठे। कोई कहता, अरे यह तो अवश्य ही कोई चमत्कारी साधु होगा, तो कोई हंसकर बोलता, यह सब ढोंग है, लेकिन मजा आएगा देखने में। कुछ व्यापारी आपस में कहने लगे, अगर यह पुजारी सच में झूठ पकड़ सकता है तो हमारी चोरी चकारी का हाल क्या होगा। खबर जब बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया, उस पुजारी को दरबार में बुलाया जाए। मैं खुद देखना चाहता हूं कि वह क्या करामात दिखाता है। थोड़ी ही देर में दरबार में वह पुजारी पहुंच गया। लंबा कद, सफेद वस्त्र, माथे पर बड़ा सा तिलक, हाथ में माला और आवाज में अजीब आत्मविश्वास। आते ही उसने झुककर सलाम किया और बोला, महाराज, मैं एक मंदिर का पुजारी हूं। मेरे पास भगवान का वरदान है। मेरी मंदिर की घंटी झूठ बर्दाश्त नहीं करती। जो भी झूठा आदमी उसे छूता है उसके दिल में ऐसी बेचैनी होती है कि वह तुरंत सच बोल देता है। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई हंस रहा था, कोई शक से देख रहा था। अकबर मुस्कुराए और बोले, पुजारी जी, आपकी बात बड़ी अद्भुत है, लेकिन दरबार में दावे नहीं, सबूत चलते हैं। क्या आप यह साबित कर सकते हैं? पुजारी ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हुजूर, अवश्य। किसी भी आदमी को परख लीजिए, मेरी घंटी सच बुला लेगी। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया, तो ठीक है, किसी छोटे मुकदमे वाले को बुलाया जाए। संयोग से उसी दिन एक किसान और एक साहूकार के बीच विवाद था। किसान पर आरोप था कि उसने साहूकार का बैल चुरा लिया है। किसान बार बार कहता, हुजूर, मैंने बैल नहीं चुराया, और साहूकार कहता, यही झूठ बोल रहा है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा पुजारी जी, यह मामला आपके हवाले। देखिए आपकी घंटी क्या कहती है। पुजारी ने अपनी थैली से एक छोटी सी घंटी निकाली, उसे दरबार के बीच में रख दिया और बोला, जो सच बोलता है उसे घंटी छूकर कसम खानी होगी। झूठ बोलने वाले से घंटी खुद सच उगलवा लेगी। पहले साहूकार आगे बढ़ा। उसने घंटी छूकर कहा, हुजूर, मेरा बैल इस किसान ने चुराया है। वह निडर होकर खड़ा रहा। घंटी खामोश रही। अब किसान की बारी आई। उसने घबराकर घंटी छुई और कहा, मैंने बैल नहीं चुराया। कहते ही पुजारी ने चिल्लाकर कहा, देखा महाराज, इसके माथे पर पसीना आ गया, यह झूठ बोल रहा है। दरबारियों ने हल्ला मचाया। कुछ बोले, सचमुच देखो पसीना निकल आया। किसान गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, मैं निर्दोष हूं, यह पुजारी मुझे फंसा रहा है। अकबर चुपचाप यह सब देख रहे थे। तभी उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, क्या सचमुच यह पुजारी सच बुला रहा है? बीरबल हल्के से मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे लगता है यह पुजारी खुद बड़ा झूठा है। इसकी घंटी में कोई जादू नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया।
पुजारी गुस्से से तिलमिला उठा। क्या आप मुझे झूठा कह रहे हैं? मेरी घंटी भगवान की शक्ति से भरी है। अकबर ने रुचि से पूछा, तो बीरबल तुम इसका पर्दाफाश कैसे करोगे? बीरबल ने पुजारी की घंटी उठाई और बोला, हुजूर, सच का पता लगाने का तरीका बड़ा सरल है। यह घंटी तभी सच बुलाएगी जब इसे पहले खुद पर आजमाया जाए। फिर उन्होंने पुजारी की ओर देखा और कहा, पुजारी जी, आप सबसे पहले घंटी को छूकर यह कहिए कि आपने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। पुजारी हकबका गया। उसने हकलाते हुए घंटी की ओर हाथ बढ़ाया, पर उसके माथे पर पसीना छलक आया। बीरबल जोर से हंस पड़े और बोले, हुजूर, यही असली झूठा है। किसान तो डर के कारण पसीना पसीना हुआ, पर यह पुजारी सचमुच फंस गया। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इस ढोंगी को जेल में डाल दो। यह भोले लोगों को बेवकूफ बना रहा था। किसान को निर्दोष घोषित कर दिया गया और उसका बैल दरबार के बाहर ही साहूकार की गाड़ी में चरता हुआ मिला। असल में साहूकार ने ही झूठ बोला था। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि ही असली घंटी है जो सच बुला लेती है। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, सच्चाई को समझने के लिए मंदिर की घंटी नहीं, बुद्धि की घंटी चाहिए। अगली नई कहानी। बीरबल और वो ज्योतिषी जिसने कहा, मैं बादशाह की छींक से भविष्य बता दूंगा। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन हमेशा से ज्यादा चहल पहल से भरा था। अकबर के दरबार में वैसे तो रोज ही कोई न कोई विचित्र इंसान पहुंचता था। कभी कोई कवि, कभी कोई चित्रकार, कभी कोई व्यापारी, तो कभी कोई धोखेबाज जो अपने झूठ को सच साबित करने आता। मगर आज का मामला थोड़ा अलग था। सुबह सुबह ही महल के फाटक पर एक आदमी पहुंचा। सिर पर लंबा पगड़ी, हाथ में तांबे की थाली जिसमें कुछ अजीब सी किताबें और गणना की पर्चियां रखी थीं। उसका दावा बड़ा अद्भुत था। उसने फाटक पर खड़े सैनिकों से कहा, मुझे बादशाह सलामत से मिलने दो। मैं वह ज्योतिषी हूं जो सिर्फ छींक सुनकर किसी का भविष्य बता सकता हूं, और मैं आज दरबार में आकर साबित कर दूंगा कि शाह हिंद अकबर महान की हर छींक मेरे लिए आसमान का पैगाम है। सैनिक पहले तो हंसे, फिर बात को दिलचस्प समझकर उसे वजीर तक पहुंचा दिया। वजीर ने भी सोचा कि बादशाह को मनोरंजन मिलेगा, इसलिए उसे दरबार में पेश होने की अनुमति दे दी गई। दरबार में जब वह ज्योतिषी आया तो सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। अकबर ने उसे गौर से देखा और हंसते हुए पूछा, तो मियां, तुम कहते हो कि मेरी छींक से भविष्य निकाल सकते हो? ज्योतिषी ने छाती तानकर कहा, जहांपनाह, छींक ईश्वर की ओर से सीधी भेजी हुई निशानी होती है। बाकी लोग इसे मामूली समझते हैं, पर मैं उसकी आवाज, उसकी लंबाई और उसके बीच के ठहराव को पढ़कर भविष्य देख सकता हूं। बस एक बार आप छींक दीजिए, मैं आपके आने वाले दिनों की किताब खोल दूंगा। दरबारियों के बीच खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई हंस रहा था, कोई सिर हिला रहा था, तो कोई उसे पागल समझ रहा था। मगर अकबर हमेशा अनोखी बातों में दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने हुक्म दिया कि अभी किसी तरह उन्हें छींक दिलाई जाए। दरबारी वैद्य ने पास आकर कहा, जहांपनाह, काली मिर्च का चूर्ण नाक के पास किया जाए तो छींक आ जाती है। अकबर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। थोड़ी ही देर में वैद्य ने पोटली से काली मिर्च निकालकर उनकी नाक के पास की। बस फिर क्या था, हच्छी हच्छी हच्छी, बादशाह की 3 जोरदार छींकें गूंज उठी। ज्योतिषी तुरंत थाली में रखी पर्चियां उलट पलट कर कुछ पढ़ने लगा, आंखें बंद करके होंठ हिलाने लगा और फिर बोला, जहांपनाह, 3 छींकों का मतलब है कि अगले 3 दिन तक आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जाएगा।
मगर घबराइए मत, क्योंकि चौथे दिन आपको वही लोग झुककर सलाम करेंगे। दरबार में हलचल मच गई। एक दूसरे की ओर देखकर दरबारी सोचने लगे कि अब कौन षड्यंत्र करेगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह मियां, यह तो बड़ी दिलचस्प बात बताई है, मगर तुम्हारी भविष्यवाणी कितनी सही है, यह तो आने वाले दिन ही बताएंगे। बीरबल अब तक चुपचाप बैठा था। उसने होठों पर हल्की मुस्कान लिए कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि यह आदमी लोगों के दिमाग से खेल रहा है। छींक का भविष्य से कोई लेना देना नहीं, यह बस अंदाजा लगाकर डर पैदा करता है ताकि लोग उसे महान समझें। ज्योतिषी ने बीरबल की ओर इशारा करके कहा, तुम मुझे झूठा कह रहे हो? तो सुनो बीरबल, तुम्हारे माथे की रेखाएं बता रही हैं कि तुम्हें बहुत जल्द एक बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, वही मुसीबत तुम्हें और बादशाह सलामत को एक दूसरे से अलग कर देगी। दरबारियों ने दबी हंसी से कहा, अब देखना होगा कि यह सच होता है या नहीं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, ठीक है मियां ज्योतिषी, तुम्हें 3 दिन का वक्त दिया जाता है। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो तुम्हें सोने से तोल दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो तुम्हारा हाल वैसा ही होगा जैसा झूठ बोलने वालों का होता है। ज्योतिषी ने अकड़ते हुए सलाम किया और चला गया। अब बीरबल सोच में पड़ गया। उसे यकीन था कि यह ज्योतिषी झूठा है और किसी तरह दरबार को उल्लू बनाने आया है, मगर वह यह भी जानता था कि षड्यंत्र जैसी बातें दरबार में आसानी से फैल जाती हैं। अगर किसी ने जानबूझकर कोई अफवाह फैला दी तो यह आदमी अपनी भविष्यवाणी सच साबित कर देगा। बीरबल ने अपने जासूसों को भेजा कि उस ज्योतिषी पर नजर रखी जाए। वहीं दूसरी ओर दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई कि देखो अब कुछ होगा। पहला दिन बीता, कुछ खास नहीं हुआ, मगर अचानक महल की रसोई में अफरा तफरी मच गई। किसी ने दाल में ज्यादा नमक डाल दिया। दरबारियों ने तुरंत कहा, देखा, षड्यंत्र शुरू हो गया। दूसरे दिन खबर फैली कि कुछ सरहदी रईसों ने कर चुकाने से मना कर दिया है। सबने फिर से कहा, भविष्यवाणी सच हो रही है। तीसरे दिन अकबर के हाथ से कीमती अंगूठी गायब हो गई। दरबार में सनसनी मच गई। अब ज्योतिषी सिर ऊंचा करके बोला, देखा, मेरी बात सही निकली, मगर चौथे दिन आप देखेंगे कि सब लोग आपके आगे सिर झुकाएंगे। अकबर थोड़े परेशान जरूर हुए, मगर बीरबल को यकीन था कि इन घटनाओं के पीछे वही ज्योतिषी है। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि ज्योतिषी की हर हरकत पर पैनी नजर रखी जाए। और फिर चौथे दिन दरबार के बीच अचानक वही गुम हुई अंगूठी ज्योतिषी की थैली से बरामद हुई। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। बीरबल आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, ये सारी घटनाएं उसी की साजिश थीं। दाल में नमक कर न देने की अफवाह और अंगूठी की चोरी, सब कुछ इस ज्योतिषी ने करवाया ताकि आपकी छींक को चमत्कार साबित कर सके। दरबार गूंज उठा। अकबर ने गुस्से से उस ज्योतिषी को घूरा और कहा, तुम्हारी जगह महल की गद्दी नहीं, जेल की कोठरी है। सैनिक उसे पकड़कर ले जाने लगे, मगर जाते जाते वह ज्योतिषी चिल्लाया, जहां पनाह, आप मुझे रोक सकते हैं, मगर याद रखिए, बीरबल की सबसे बड़ी मुसीबत अभी बाकी है। एक दिन आएगा जब आपकी छींक ही उसे दरबार से दूर कर देगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल भी पहली बार थोड़ा विचलित दिखा। उसने मन ही मन सोचा, यह आदमी भले ही झूठा हो, पर जाते जाते ऐसी बात कह गया जिसने हर किसी के दिल में शक के बीज बो दिए। दरबार में माहौल भारी हो गया। अकबर ने हुक्म दिया कि इस विषय पर अब और चर्चा न हो, मगर मन ही मन उनके दिल में भी यह सवाल रह गया
क्या सचमुच किसी छींक से बीरबल और उनके बीच दूरी आ जाएगी? अगली नई कहानी। बीरबल और वो दारोगा जिसने हर कैदी से अलग अलग सच उगलवाया। फतेहपुर सीकरी का बादशाह अकबर का दरबार अपने किस्सों, हंसी मजाक और अजीबोगरीब घटनाओं के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। कभी कोई कवि अपनी तुकबंदियों से सबको हंसाता, कभी कोई व्यापारी अपनी शिकायतें लेकर आता और कभी कोई पंडित अपनी विचित्र शास्त्रीय व्याख्याओं से शोर मचा देता। मगर उस दिन का दृश्य कुछ अलग था। दरबार के बाहर से ही एक ऊंची भारी आवाज गूंज रही थी, न्याय, न्याय, मुझे न्याय चाहिए। सैनिकों ने दरवाजा खोला और अंदर आया एक मोटा ताजा आदमी, लंबी मूछें, सिर पर पगड़ी और गले में ताले की चाबी का गुच्छा। यह था शहर का नया दारोगा। दारोगा ने आते ही जमीन पर दंडवत किया और बोला, जहां पनाह, सलामत रहिए। मैं आपकी सेवा में नया दारोगा हूं, पर आज मैं आपके सामने अपनी काबिलियत साबित करना चाहता हूं। मेरे पास जेल में कई कैदी हैं और हर कैदी से मैंने सच उगलवाया है। मगर अजीब बात यह है कि हर एक का सच दूसरे के सच से बिल्कुल अलग है। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर ने ताली बजाकर कहा, वाह, तो तुम्हारी जेल में सच भी अलग अलग बोला जाता है। दारोगा अकड़ते हुए बोला, जहां पनाह, यही तो मेरा हुनर है। मैं ऐसा सवाल करता हूं कि हर कैदी अपने तरीके से सच बोल देता है। झूठ पकड़ना मेरा काम है। मगर अब समस्या ये है कि सबके सच अलग हैं। तो असली सच कौन सा है? यही मैं आपसे पूछने आया हूं। अकबर ने दरबार की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, तो चलो, आज का मनोरंजन तय हुआ। दारोगा अपने अपने सच सुनाएगा और बीरबल बताएगा कि असली सच क्या है। अगर बीरबल असफल हुए तो दारोगा को 100 सोने की मोहरें मिलेंगी। लेकिन अगर बीरबल ने सच निकाल लिया तो दारोगा को अपनी मूछें कटवानी पड़ेंगी। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दारोगा अपनी मूछों पर ताव देता हुआ बोला, जहां पनाह, मेरी मूछें मेरी आन बान शान हैं। मगर मुझे भरोसा है बीरबल से भी बड़ा दिमाग मेरे पास है। चलिए शुरू करते हैं। पहला कैदी। दारोगा ने पहला कैदी बुलाया। वह दुबला पतला, फटे कपड़े पहने और डरी हुई आंखों वाला था। दारोगा ने कहा, इससे मैंने पूछा, तू चोरी क्यों करता है? और इसका जवाब सुनिए। कैदी बोला, जहां पनाह, मैंने चोरी इसलिए की क्योंकि मेरे बच्चे भूखे थे। अगर मैंने बाजार से रोटियां न चुराई होती तो वे भूख से मर जाते। अकबर ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, ये तो सच जैसा लगता है, मगर आगे देखना होगा। दूसरा कैदी। दूसरा कैदी आया। यह थोड़ा चालाक दिखता था, आंखें इधर उधर घुमा रहा था। दारोगा बोला, इससे मैंने पूछा, तू क्यों जेल में आया? तो सुनिए इसका सच। कैदी बोला, जहां पनाह, मैं तो निर्दोष हूं। मुझे एक व्यापारी से झगड़ा हो गया था। उसी ने मुझे फंसाने के लिए चोरी का इल्जाम लगाया। असली चोर कोई और था, मगर चूंकि मैं गरीब हूं तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। दरबारियों ने हूहू की आवाज निकाली। अकबर ने हंसकर कहा, तो अब 2 सच हो गए। एक ने चोरी बच्चों के लिए की और दूसरा कह रहा है उसने चोरी की ही नहीं। तीसरा कैदी। अब तीसरा कैदी आया। उसकी शक्ल पर घबराहट कम और अकड़ ज्यादा थी। दारोगा बोला, इससे मैंने पूछा, तेरा अपराध क्या है? और इसका जवाब सुनिए। कैदी बोला, जहां पनाह, सच तो ये है कि मैंने चोरी की, लेकिन वो चोरी मैंने मजबूरी में नहीं की।
मैं अमीर बनना चाहता था। मेहनत करने का धैर्य मुझ में नहीं था, इसलिए मैंने रास्ता आसान चुना, चोरी का। और मैं मानता हूं यही मेरा सच है। अब दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर ने ठहाका लगाकर कहा, वाह! एक कह रहा है भूख में चोरी की, दूसरा कह रहा है मैंने चोरी ही नहीं की, और तीसरा मान रहा है कि मैंने चोरी सिर्फ मजे के लिए की। बीरबल, तुम्हें सिरदर्द तो हो ही रहा होगा। बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह अभी सिरदर्द शुरू हुआ है, असली मजा तो आगे है। चौथा कैदी। अब चौथा कैदी आया। यह बूढ़ा था, दाढ़ी सफेद और आंखों में चालाकी थी। दारोगा बोला, इससे मैंने पूछा, तेरे गुनाह का सच बता। और सुनिए इसका अनोखा जवाब। कैदी बोला, जहां पनाह, मेरा सच यह है कि दुनिया में कोई सच होता ही नहीं। हर आदमी अपनी मजबूरी का नाम सच रख देता है। मैं जेल इसलिए आया क्योंकि मैंने चोरों को छुपाया, लेकिन वो चोर असली में चोर नहीं थे, वो भूखे थे। तो मेरा सच ये है कि सच जैसी कोई चीज ही नहीं। दरबार सन्न रह गया। फिर किसी ने हंसकर कहा, वाह, ये तो फिलॉसफी चोर निकला। अकबर ने सिर खुजाते हुए कहा, तो बीरबल, अब चारों सच सामने हैं। एक कह रहा है भूख, दूसरा निरपराध, तीसरा लालच, चौथा सच का ही इनकार। बताओ असली सच क्या है? बीरबल की जांच। बीरबल ने शांति से चारों कैदियों की ओर देखा और फिर दारोगा से कहा, मुझे एक दिन चाहिए, मैं असली सच निकालकर बताऊंगा। अकबर ने इजाजत दी। उस रात बीरबल ने चुपके से जेल का दौरा किया। उसने हर कैदी से अलग अलग बात की। उसने देखा कि पहला कैदी सचमुच गरीब है, मगर चोरी उसी ने नहीं की थी। दूसरा कैदी झूठ बोल रहा था, वह ही था जिसने बाजार से चोरी की थी। तीसरा कैदी बस अपनी अकड़ दिखा रहा था और दूसरों के गुनाह अपने सिर ले रहा था ताकि डर पैदा कर सके। और चौथा कैदी असल में वही मास्टरमाइंड था। उसने बाकी तीनों को अलग अलग बातें सिखाई थीं ताकि अदालत में उलझन हो और असली चोर का पता न चल सके। दरबार का फैसला। अगले दिन दरबार सजा। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, असली सच क्या है? बीरबल खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, असली सच ये है कि असली चोर चौथा कैदी है। इसने बाकी तीनों को अलग अलग सच सिखाए ताकि हम उलझ जाएं। पहला कैदी गरीब है मगर बेगुनाह, दूसरा कैदी असली चोर है जिसने बाजार से चोरी की थी, तीसरा कैदी लालची है पर अपराध उसने नहीं किया, बस अकड़ दिखाई, और चौथा कैदी यही असली अपराधी है जिसने सबको बहकाया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, वाह बीरबल, तुमने सच में इस उलझन से हमें बचा लिया। दारोगा, तुम्हारा खेल खत्म। तुम्हारी मूछें अब दरबार के नाई के हवाले हैं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दारोगा की मूछें कट गईं और वह शर्म से सिर झुकाए चला गया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, यही दुनिया की सच्चाई है, हर किसी का सच अलग होता है, लेकिन असली सच वही है जो सबके झूठ को काटकर सामने खड़ा रह जाए। अकबर ने खुश होकर बीरबल को 100 मोहरें इनाम दी और बोला, उस सचमुच बीरबल, तुम्हारे जैसा दिमाग अगर न होता तो हम भी अलग अलग सच में उलझकर रह जाते। दरबार फिर से हंसी और तालियों से गूंज उठा। अगली नई कहानी। बीरबल और वो नकली दरबारी जिसने साबित करना चाहा कि असली अक्ल किताबों में बंद है। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह जगमगा रहा था। दीवाने खास में दरबारी बैठे थे
अकबर अपने सिंहासन पर थे और हाजिर जवाब बीरबल अपनी जगह पर। हर दिन यहाँ कोई न कोई विवाद, कोई न कोई पहेली और कोई न कोई मजेदार घटना सामने आती ही थी। मगर उस दिन एक अजनबी के आने से दरबार का माहौल अचानक बदल गया। वह आदमी लंबा चौड़ा था, बढ़िया रेशमी कपड़े पहने, हाथ में मोटी मोटी किताबें दबाए और सिर ऊंचा करके चला आ रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी अकड़ थी जैसे वह अक्ल का ठेकेदार हो। उसने दरबार में आकर अकबर को सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं दूर देश से आया हूं। मेरा नाम है फखरुद्दीन इल्मी। मैं साबित करने आया हूं कि असली अक्ल किसी आदमी में नहीं बल्कि किताबों में बंद है। जो आदमी किताबों को पढ़े बिना खुद को अक्लमंद समझता है वह दरअसल सबसे बड़ा मूर्ख है। पूरा दरबार चुप हो गया। अकबर ने भौहें उठाकर कहा, तो तुम यह कहना चाहते हो कि हमारे दरबार का सबसे हाजिर जवाब बीरबल भी अक्लमंद नहीं, क्योंकि उसकी अक्ल किताबों से नहीं बल्कि अपने अनुभव से है। इल्मी ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, जहां पनाह, बिल्कुल। अनुभव की अक्ल अधूरी है। किताबों में वह सब लिखा है जो इंसान को जानना चाहिए। बीरबल अगर मेरी परीक्षा में सफल हो गया तभी मैं मानूंगा कि वह अक्लमंद है, वरना समझ लीजिए अभी तक आप लोग एक झूठी शान के सहारे जी रहे थे। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल चुपचाप मुस्कुराए। अकबर ने कहा, तो ठीक है, कल दरबार में तुम्हारी और बीरबल की अक्ल की जंग होगी। अगर बीरबल हार गया तो हम उसे दरबार से बाहर कर देंगे, और अगर तुम हारे तो तुम्हें अपनी सारी किताबें जनता को दान करनी होंगी। इल्मी ने किताबों को सीने से लगाया और बोला, मंजूर है। मुकाबले की शुरुआत। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर दरबारी को मजा आना तय था, क्योंकि अक्ल की जंग से ज्यादा मजेदार तमाशा और क्या होता। इल्मी अपने साथ 3 गट्ठर किताबों के लाया था। उन्हें दरबार में रखकर बोला, जहां पनाह, इन किताबों में दुनिया का हर सच, हर ज्ञान, हर अक्ल बंद है। मैं सवाल करूंगा और देखूंगा कि बीरबल इनके बिना कितनी दूर तक जा पाता है। अकबर ने इशारा किया और मुकाबला शुरू हुआ। पहला सवाल। इल्मी ने किताब से झांकते हुए पूछा, बीरबल बताओ, आसमान में कितने तारे हैं? यह सवाल मैं किसी अनुभव से नहीं बल्कि विज्ञान की किताब से पूछ रहा हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आसमान में तारों की गिनती उतनी ही है जितनी महाराज के राजकोष में तिल्ली के बीज हैं। अगर इल्मी साहब चाहें तो गिन लें। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले, वाह, जवाब तो गजब का दिया। इल्मी भड़क गया, ये मजाक है, जवाब नहीं। बीरबल शांत स्वर में बोले, सच ये है, किताबें भी गिनती नहीं कर सकती। गिनती से बाहर चीज का जवाब किताब नहीं देती, दिमाग देता है। दूसरा सवाल। इल्मी झल्लाकर बोला, ठीक है, अब असली सवाल। बताओ, अगर 2 आदमी नदी में गिरें, एक तैरना जानता हो, दूसरा न जानता हो, तो किसकी जान बचेगी? बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, जिसकी मदद के लिए कोई नाविक पास खड़ा होगा उसकी जान बचेगी, क्योंकि नदी में गिरते वक्त किताबें तैरना नहीं सिखाती, आदमी की मौजूदगी सिखाती है। दरबार में फिर हंसी गूंज गई। तीसरा सवाल। इल्मी गुस्से से किताब पलटने लगा। उसने पूछा, अगर धरती गोल है तो दरबार के फर्श पर बैठे हम लोग नीचे क्यों नहीं गिर जाते? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, धरती गोल है और दरबार भी गोल ही चलता है। यहां जो झूठा आदमी है वही सबसे नीचे गिरता है।
जैसे अभी इल्मी साहब गुस्से में हैं और नीचे गिर रहे हैं। अकबर ठहाका लगाकर बोले, सचमुच बीरबल का जवाब ही दरबार को रोशन करता है। चौथा सवाल। अब इल्मी परेशान हो गया। उसने एक किताब से मोटा सा सवाल निकाला और कहा, बीरबल ये बताओ, किताब में लिखा है कि राजा का सबसे बड़ा गुण है न्याय, मगर न्याय का असली मतलब क्या है? किताबों में अलग अलग परिभाषाएं हैं। तुम्हारे हिसाब से न्याय क्या है? बीरबल उठ खड़े हुए। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और बोले, जहां पनाह, न्याय का असली मतलब किताबों में नहीं, अदालत की हर कुर्सी के पीछे बैठी आंखों में है। न्याय वही है जहां गरीब को भी उतनी ही सुनवाई मिले जितनी अमीर को। न्याय वही है जहां सच छुपाने वाला खुद बेनकाब हो। और न्याय वही है जहां बादशाह भी अपने गलत फैसले पर हंस सके। किताबें परिभाषाएं देती हैं, मगर जमीन पर इंसाफ किताब से नहीं, अक्ल से होता है। पूरा दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। नकली दरबारी की पोल खुली। अकबर ने मुस्कुराकर इल्मी से पूछा, तो क्या अब भी तुम मानते हो कि अक्ल सिर्फ किताबों में बंद है? इल्मी पसीना पसीना होकर बोला, जहां पनाह मैं बीरबल हंसकर बोले, जहां पनाह किताबें इंसान को ज्ञान देती हैं, मगर अक्ल वह है जो सही वक्त पर सही इस्तेमाल करे। किताब में लिखा है पानी में आग नहीं लगती, लेकिन अक्ल वाला इंसान कहेगा तेल डालो फिर देखो आग कैसे लगती है। यही फर्क है। अकबर ने दारोगाओं को आदेश दिया, इल्मी की किताबें जनता को बांट दी जाएं, और इल्मी इसे आजादी दो, मगर यह शर्त रहे कि अब यह किसी दरबार में जाकर अक्ल का ठेका नहीं लेगा। इल्मी शर्म से सिर झुकाकर चला गया। समापन। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने फिर साबित किया कि असली अक्ल किताबों में नहीं, दिमाग में होती है। किताबें तो दीपक हैं, पर उनकी लौ जलाने का काम अक्ल करती है। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, किताबें बिना अक्ल के वैसे ही हैं जैसे बिना चाबी के ताला, और अक्ल बिना किताब के वैसे ही है जैसे बिना तेल का दीपक। दोनों का मेल जरूरी है, मगर अक्ल हमेशा आगे रहती है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। दरबार में अचानक बादशाह अकबर ने ऐलान कर दिया, आज एक ऐसी चुनौती रखी जाएगी जिसमें जीतने वाला अमर हो जाएगा दरबार में, और हारने वाला हमेशा के लिए हार मान लेगा। सोचिए जरा, सवाल ये नहीं था कि कौन सही है, बल्कि किसकी अक्ल और जुबान सब पर भारी पड़ेगी। दरबारी इधर उधर पसीना पोंछते रहे, कोई हंसी छुपा रहा था तो कोई डर से कांप रहा था। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब चुनौती इतनी उलझी कि बादशाह खुद भी फंस गए अपने ही जाल में। और फिर बीरबल ने ऐसा जवाब दिया कि पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। दोस्तों, बने रहिए, क्योंकि आज की कहानी है दरबार में चुनौती का ऐलान। एक जीतता तो दूसरा हमेशा के लिए हार मान लेता। चलो शुरू करते हैं। एक दिन दरबार में कुछ अलग ही हलचल थी। दरबारी फुसफुसा रहे थे, कोई अपनी पगड़ी ठीक कर रहा था, कोई मूछें ताप दे रहा था, तो कोई सोच रहा था आज बादशाह के मूड का क्या हाल होगा। बादशाह अकबर जब दरबार में दाखिल हुए तो उनके चेहरे पर वो शरारती मुस्कान थी जिसे देखकर हर कोई समझ जाता था कि आज कुछ अनोखा होने वाला है। अकबर ने सिंहासन पर बैठते ही ऐलान किया, आज दरबार में एक ऐसी चुनौती होगी जो साधारण नहीं है। इसमें जीतने वाला सिर्फ बहस नहीं जीतेगा, बल्कि वो पूरे दरबार में अपनी अक्लमंदी का झंडा गाड़ देगा। और हारने वाला
हमेशा के लिए मान लेगा कि उसकी जुबान और अक्ल अब दरबार में किसी काम की नहीं। दरबारियों के चेहरों पर डर और जिज्ञासा दोनों साफ झलक रहे थे। एक दरबारी जो हमेशा बीरबल से ईर्ष्या करता था, महेशदास नामक मंत्री, आगे बढ़कर बोला, जहां पनाह ऐसी चुनौती रखिए कि बीरबल भी एक बार तो चुप हो जाए। अकबर मुस्कराए, तो ठीक है, आज की चुनौती होगी सच्चाई और झूठ की कसौटी। जो दरबारी ऐसा बयान देगा जिसमें एक हिस्सा सच और दूसरा झूठ होगा, लेकिन दोनों को साबित भी कर देगा, वही विजेता होगा। पूरा दरबार वाह कह उठा, क्योंकि ये खेल आसान नहीं था। सच और झूठ को एक साथ कहना और साबित करना, ये तो जैसे आग और पानी को एक साथ रखना। चुनौती की शुरुआत। सबसे पहले वही महेशदास खड़ा हुआ। उसने अकड़कर कहा, जहां पनाह, मैं कहता हूं, मैं दरबार का सबसे सुंदर मंत्री हूं और साथ ही सबसे बदसूरत भी। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर ने कहा, ठीक है, इसे साबित करो। महेशदास बोला, जहां पनाह, जो मुझे पसंद करता है उसे मैं सुंदर लगता हूं, और जो मुझे नापसंद करता है उसकी नजर में मैं बदसूरत हूं। कुछ देर दरबार चुप रहा, फिर ठहाके गूंज उठे। अकबर ने सर हिलाया, चलो इस पर बहस हो सकती है। अगला। अब एक कवि खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, मैं कहता हूं कि मेरे शेर दुनिया के सबसे उम्दा हैं और सबसे निकम्मे भी। अकबर हंसे, वाह, ये भी साबित करो। कवि बोला, जिन्हें मेरी बातें समझ आती हैं उनके लिए उम्दा, और जिन्हें नहीं आती उनके लिए निकम्मे। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब अकबर ने कहा, अब बीरबल, देखे तुम्हारी अक्ल का कमाल। अगर तुमने सबसे अजीब और सबसे पक्की बात नहीं कही तो मान लेना कि आज की जीत किसी और की होगी, और अगर तुम जीत गए तो बाकी सब हमेशा के लिए हार मानेंगे। पूरा दरबार सांस रोक कर बैठ गया। बीरबल का खेल। बीरबल उठे। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ अकबर की ओर देखा और बोले, जहां पनाह, मेरा बयान है, आप सबसे न्यायप्रिय बादशाह भी हैं और सबसे अन्यायी भी। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। हर दरबारी सोचने लगा, ये क्या कह दिया। बीरबल ने तो अपनी गर्दन पर खुद ही तलवार रख दी। अकबर की आंखें चौड़ी हो गईं। बीरबल, ये कैसी गुस्ताखी, अब इसे साबित करो वरना। बीरबल बिल्कुल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, आप न्यायप्रिय हैं क्योंकि आपने हर प्रजा को बराबरी का हक दिया। अमीर गरीब सबको आपकी अदालत में आवाज मिलती है। लेकिन आप अन्यायी भी हैं क्योंकि आपकी एक मुस्कान से दरबारी डरकर आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, सच्चाई बोलने की हिम्मत ही नहीं करते। तो यह कैसा न्याय है जहां डर सच्चाई से बड़ा हो जाता है। पूरा दरबार चौंक गया। किसी ने ऐसी हिम्मत पहले कभी नहीं देखी थी। अकबर कुछ पल गहरी सोच में डूबे रहे, फिर अचानक जोर से हंस पड़े। बीरबल, यही तो असली खेल था। आज तुमने मुझे भी आईना दिखा दिया। तुम ही इस चुनौती के विजेता हो। मोड़ और व्यंग्य। लेकिन तभी महेशदास फिर से बोला, जहां पनाह, ये तो दरबार की परंपरा के खिलाफ है। बीरबल ने आपको ही अन्यायी कह दिया, फिर भी आप उन्हें विजेता बना रहे हैं। अकबर हंसते हुए बोले, यही तो न्याय है महेशदास। जिसने मुझे मेरी कमजोरी भी दिखा दी वही सबसे बड़ा सच्चा दरबारी है, और जिसने सिर्फ खुद की तारीफ करने का खेल खेला वो हारने वाला है।
पूरा दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल मुस्कराए और धीरे से बोले, जहां पनाह ये चुनौती तो खत्म हुई, लेकिन अगली बार क्यों न ऐसी चुनौती रखी जाए कि दरबारियों को अपने पेट पर भी हाथ रखना पड़े। अकबर ने शरारत से आंख दबाई। वाह बीरबल, अगली बार देखेंगे कौन सबसे ज्यादा भूखा दरबारी है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज पड़ा। इस तरह चुनौती खत्म हुई, एक विजेता, बाकी सब हार मानने वाले। लेकिन असली जीत हुई दरबार की ईमानदारी और हंसी मजाक की, जिसने सिखा दिया कि सच बोलना मुश्किल है, पर वही सबसे ताकतवर हथियार भी है। अब अगली नई कहानी सुनो। बीरबल और वो सौदागर जिसने अपने ही सामान को नकली साबित कर दिया। दरबार में उस दिन बड़ा शोर शराबा था। कोई कह रहा था, आज तो बादशाह गुस्से में लगते हैं, तो कोई बोला, नहीं, आज तो उनके चेहरे पर कुछ नया मजाक झलक रहा है। दरबारी आपस में बहस करते रहे। तभी शहनाई जैसी आवाज के साथ अकबर दरबार में दाखिल हुए। अकबर ने आते ही देखा कि दरबार के बाहर एक सौदागर खड़ा है और पहरेदार उससे भिड़ रहे हैं। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या मामला है? पहरेदार ने झुककर कहा, जहां पनाह, ये सौदागर दरबार में आना चाहता है। कहता है कि उसके पास ऐसा मामला है जिसे सिर्फ आपकी अदालत ही सुलझा सकती है। अकबर ने इशारा किया, तो अंदर आने दो। सौदागर भीतर आया। उसके कपड़े चमकदार थे, आंखों में चालाकी थी और चेहरे पर बनावटी मासूमियत। उसने झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं दक्कन से आया हूं। मेरे पास कीमती कपड़े और गहने हैं, लेकिन एक मुसीबत खड़ी हो गई है। मैंने दरबार में ही अपने माल को नकली साबित कर दिया। पूरा दरबार ठहाके से गूंज उठा। अकबर ने हैरानी से पूछा, ये कैसा सौदागर है जो अपना ही सामान नकली साबित करता है? सौदागर बोला, जहां पनाह, मेरे कपड़े और गहने असली थे, लेकिन मेरे दुश्मनों ने दरबार में अफवाह फैला दी कि ये सब नकली हैं। गुस्से में मैंने खुद ही कह दिया, हाँ, नकली हैं। अब मेरा व्यापार चौपट हो गया। लोग मुझे झूठा समझते हैं। अब मेरा सवाल ये है, मैं असली को असली कैसे साबित करूं जबकि मैंने खुद ही उसे नकली कह दिया है? दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई बोला, ये तो खुद की कब्र खुद खोद आया है, तो कोई बोला, इसकी मदद असंभव है। अकबर मुस्कराए, तो अब क्या चाहते हो? सौदागर बोला, जहां पनाह, आप ही फैसला करें। मेरा नाम फिर से साफ होना चाहिए। दरबारियों की कोशिशें। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा। तो बताइए, कौन इस सौदागर की उलझन सुलझाएगा? पहला दरबारी बोला, जहां पनाह, आसान है। सौदागर बाजार में लोगों को बुलाए और कहे, ये माल नकली नहीं है, बस। अकबर ने हंसते हुए कहा, मूर्ख, अगर उसने खुद ही पहले कहा कि नकली है तो अब उसकी बात पर कौन भरोसा करेगा? दूसरा दरबारी बोला, जहां पनाह, ये सौदागर गहनों को पिघलाकर फिर से ढाले, तब लोग मानेंगे कि ये असली हैं। बीरबल पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। तीसरा दरबारी बोला, जहां पनाह, मुझे लगता है कि सौदागर को जेल भेज दीजिए। जो अपने ही सामान को झूठा कह दे, वो दरबार को भी कभी धोखा दे सकता है। सौदागर घबराकर अकबर के पैरों में गिर पड़ा। जहां पनाह, मुझे जेल मत भेजिए। अकबर की चालाकी। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर कोई दरबारी इस मसले का हल नहीं निकाल पाया तो सौदागर जेल जाएगा, और अगर किसी ने हल निकाला तो सौदागर को इनाम मिलेगा। पूरा दरबार सन्न।
सभी की नजरें अब बीरबल की ओर थीं। बीरबल का जवाब। बीरबल धीरे धीरे उठे और बोले, जहां पनाह, इस सौदागर का असली माल असली साबित करने का एक ही तरीका है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा? बीरबल बोले, जहां पनाह, सच को साबित करने के लिए सौदागर की जुबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन लोगों की आदतों पर किया जा सकता है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। मतलब? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, हमें सौदागर का माल बाजार में ले जाकर नीलाम करना चाहिए। अगर लोग उसे खरीदने के लिए टूट पड़े तो ये साबित हो जाएगा कि वो असली है, क्योंकि जनता की नजर सबसे पैनी होती है। लोग झूठ पर पैसा खर्च नहीं करते। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया, ठीक है, आज ही दरबार के सामने सौदागर का माल नीलाम किया जाएगा। बाजार का नजारा। बाजार में चारों ओर भीड़ लग गई। सौदागर का कपड़ा और गहने खुले में रखे गए। एक आदमी बोला, ये कपड़ा तो सचमुच बढ़िया है। दूसरा बोला, गहनों की चमक तो असली लगती है। नीलामी शुरू हुई और देखते ही देखते लोग ऊंची बोली लगाने लगे। सौदागर के सारे माल की बोली इतनी ऊंची चली गई कि सौदागर खुद भी हैरान रह गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, देखा बीरबल, तुम्हारी चाल काम कर गई। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, असली को असली साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है लोगों की आंखें और उनकी जेब। क्योंकि आदमी झूठ बोल सकता है, पर पैसा खर्च करते समय झूठा नहीं होता। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने सौदागर को इनाम देते हुए कहा, और याद रखना, अगली बार अपनी जुबान को इतना सस्ता मत बनाना कि खुद ही अपने असली को नकली कह बैठे। सौदागर सिर झुकाकर बोला, जहां पनाह, आज से मैं बोलने से पहले 100 बार सोचूंगा। कहानी का व्यंग्य। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही तो हमारी दुनिया की विडंबना है। कभी लोग असली को नकली मान लेते हैं, कभी नकली को असली। फर्क बस इतना है कि कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है। अकबर ने ठहाका लगाकर कहा, और आज दरबार ने सीख लिया, अपनी जुबान से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। पूरा दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। अगली नई कहानी। बीरबल और वो पहलवान जिसने कहा, मैं बिना लड़े ही सबको हरा सकता हूं। दरबार उस दिन हमेशा से ज्यादा शोरगुल से भरा हुआ था। वजह थी आगरा की गलियों में घूमता एक अजीबोगरीब पहलवान। उसका दावा था कि वह बिना लड़े, बिना हाथ उठाए ही किसी भी पहलवान को हरा सकता है। लोगों ने उसकी बातें मजाक में उड़ा दी, लेकिन उसकी शान देखकर कुछ डर भी महसूस किया। आखिर ये बात अकबर के दरबार तक पहुंची और बादशाह ने तुरंत आदेश दिया कि उस पहलवान को दरबार में पेश किया जाए। जब पहलवान दरबार में आया तो उसका शरीर सचमुच विशाल था, जैसे पत्थरों का पहाड़ हो। उसकी छाती चौड़ी, मूछें तनी हुई और चाल में अकड़ थी। उसने आते ही सिंहासन की ओर झुककर सलाम किया और गर्व से कहा, जहां पनाह, मैं वह इंसान हूं जो बिना हाथ उठाए, बिना लड़े ही किसी भी योद्धा को हरा सकता हूं। मेरा बस नाम सुनकर लोग हार मान जाते हैं। दरबार में हंसी की फुहार छूट पड़ी। एक दरबारी ने ताली बजाते हुए कहा, वाह, लड़ाई से पहले ही जीत जाने वाला पहलवान, ये तो गजब तमाशा है। लेकिन अकबर की आंखों में हल्की दिलचस्पी चमकी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम सच कहते हो तो तुम्हें इसे दरबार में साबित करना होगा, क्योंकि यहां खाली बातों पर कोई इनाम नहीं मिलता। पहलवान आत्मविश्वास से मुस्कुराया, जहां पनाह, मुझे मौका दीजिए।
मैं किसी भी दरबारी से भिड़े बिना ही उसे हराऊंगा। दरबार के कई दरबारी डर के मारे पीछे हट गए। कोई इतने विशालकाय आदमी के सामने नाम भी नहीं लेना चाहता था। तभी अकबर ने कहा, ठीक है, सबसे पहले हम यह देखेंगे कि तुम बीरबल को हरा सकते हो या नहीं। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। बीरबल तो पहलवान नहीं थे, वो तो बुद्धि और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। पहलवान हंस पड़ा। जहां पनाह, बीरबल तो वैसे भी कमजोर लगते हैं, लेकिन नियम यही है, मैं बिना हाथ लगाए ही इन्हें हराऊंगा। बीरबल अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, इस पहलवान को अनुमति दीजिए, लेकिन मैं भी दरबार की शर्त रखता हूं, अगर ये मुझे हराए तो इसे इनाम दीजिए, और अगर मैं इसे हरा दूं तो इसका घमंड यहीं दरबार में टूटना चाहिए। अकबर ने हामी भर दी। पहलवान आगे बढ़ा, चौड़े कंधे और डरावनी चाल के साथ। लेकिन बीरबल एकदम शांत खड़े रहे। पहलवान ने आंखें तरेरी, छाती फुलाई और भारी आवाज में बोला, मान लो कि तुम हार चुके हो। मेरी ताकत देखो, मेरी शक्ल देखो, मेरे शरीर को देखो। कोई भी मुझे देखकर ही घबरा जाता है। बीरबल ने हंसकर कहा, अरे पहलवान जी, आपकी बातों से तो लगता है आप इंसान नहीं, कोई चलता फिरता हाथी हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या आपकी ताकत सिर्फ शरीर में है या दिमाग में भी? पहलवान थोड़ी देर चुप रहा, फिर गरजकर बोला, ताकत का मतलब ही शरीर है, दिमाग का काम विद्वानों का है। बीरबल ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, जहां पनाह, यही इसकी हार है। यह खुद मानता है कि दिमाग इसकी ताकत नहीं है, और जब तक दिमाग नहीं है तब तक कोई भी सच्चा योद्धा नहीं बन सकता। यह खुद को बिना लड़े विजेता कहता है, लेकिन असली जीत बिना दिमाग के कभी संभव नहीं होती। अकबर की आंखों में चमक आई। दरबारी भी सहम गए। पहलवान गुस्से से तिलमिला उठा। उसने कहा, ये कैसी हार है? मैंने तो कोई लड़ाई ही नहीं की। बीरबल मुस्कुराए। लड़ाई की जरूरत कहाँ थी? आपने खुद ही मान लिया कि आपके पास दिमाग नहीं है। और जो अपने विरोधी से पहले ही यह मान ले कि उसके पास जीत की असली कुंजी नहीं है, वो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार चुका होता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। पहलवान का सिर झुक गया। उसका सारा घमंड टूट चुका था। अकबर ने हंसकर कहा, पहलवान, आज बीरबल ने तुम्हें बिना हाथ लगाए ही हरा दिया। अब तुम्हें मानना होगा कि असली ताकत दिमाग की होती है, शरीर की नहीं। पहलवान शर्मिंदा होकर बोला, जहां पनाह, आज मुझे सच में समझ आया कि मैं हार गया हूं, और वो भी बिना लड़े। अकबर ने बीरबल की ओर मुस्कुराकर देखा। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तलवार और पहलवानी से बड़ी ताकत अक्ल की होती है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, ताकत से डर पैदा हो सकता है, लेकिन अक्ल से विश्वास जीता जाता है, और यही सच्ची जीत है। दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। पहलवान दरबार से झुककर निकला और बीरबल ने एक और बार सभी को सिखा दिया कि बिना लड़े भी जीत संभव है, अगर जुबान में समझदारी और सोच में ताजगी हो। अगली नई कहानी, बीरबल और वो मुनादी वाला जिसने खुद ही अपनी खबर झूठी साबित कर दी। लाल किले का आंगन उस दिन असामान्य हलचल से भरा था। सुबह सुबह ही बाजारों में एक मुनादी वाला ढोल पीटते हुए घूम रहा था और ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, सुनो सुनो, आज बादशाह अकबर का फरमान है, जो भी बीरबल से चालाकी में जीत गया उसे 100 सोने की मोहरें इनाम में मिलेंगी। लोग हैरान रह गए। किसी ने पूछा,
अरे ये कैसा अजीब फरमान है, बीरबल को हराना आसान है क्या? दूसरा हंसकर बोला, लगता है मुनादी वाले ने खुद ही कुछ गड़बड़ कर दी है। खबर इतनी फैली कि सीधा दरबार तक पहुंची। अकबर ने हैरानी से पूछा, ये कैसा फरमान है? मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मुनादी वाले को तुरंत बुलाया गया। वह हड़बड़ाते हुए आया और डरते डरते बोला, जहां पनाह, मैंने तो बस वही कहा जो मुझे सुनाई दिया। शायद गलती हो गई। अकबर गुस्से से बोले, गलती? मुनादी अगर झूठी निकली तो पूरा राज्य अफवाहों से भर जाएगा। इसे सजा मिलनी चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सजा देने से पहले एक बार इसे आजमाइए। क्यों न सच में दरबार में आज ऐसी चुनौती रखी जाए कि जो भी मुझे मात दे दे उसे 100 मोहरे मिले। अकबर ने ठहाका लगाया, वाह बीरबल, अगर तुम हार गए तो? बीरबल ने आंख दबाकर कहा, तो मैं ही 100 मोहरे दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि कोशिश करने वाले की चालाकी असली होनी चाहिए, न कि केवल दिखावा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अब दरबारियों ने एक एक कर बीरबल को हराने की कोशिश शुरू की। पहला दरबारी बोला, बीरबल, तुम हमेशा अक्ल की बातें करते हो। बताओ, अगर एक आदमी कहे कि मैंने बिना खाए पेट भरा लिया तो ये कैसे संभव है? बीरबल मुस्कुराए, संभव है। अगर वो आदमी किताब पढ़ ले और दिमाग भर जाए तो भूख कम हो जाती है। दरबार में हंसी गूंज उठी और पहला दरबारी हार मान गया। दूसरा दरबारी आगे बढ़ा, बीरबल, बताओ, अगर कोई कहे कि मैंने बिना चले मीलों की यात्रा कर ली तो ये कैसे मानेंगे? बीरबल ने तुरंत कहा, सपनों में आदमी बिना चले पूरी दुनिया घूम लेता है। दूसरा दरबारी भी हार गया। अब तीसरा दरबारी उठा और बोला, अगर कोई कहे कि मैंने बिना बोले दरबार को हंसा दिया तो ये कैसे होगा? बीरबल ने उसकी शक्ल देखी और बस अपनी मूंछें ताव देकर अजीब सा चेहरा बनाया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने कहा, ये रहा जवाब, बिना बोले भी हंसाया जा सकता है। अब बारी मुनादी वाले की आई। वह घबराकर बोला, जहां पनाह, मैं कहता हूं कि मैंने जो मुनादी की वो झूठ भी थी और सच भी। दरबार सन्न रह गया। अकबर ने पूछा, कैसे? मुनादी वाला बोला, झूठ इसलिए क्योंकि मैंने ऐसा फरमान सुना ही नहीं था, लेकिन सच इसलिए क्योंकि दरबार में आज वाकई यही हो रहा है। जो भी बीरबल को मात दे उसे 100 मोहरे मिले। अकबर हक्का बक्का रह गए। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, देखिए, कभी कभी झूठ अपने आप सच हो जाता है अगर उसे सही जगह और सही समय पर बोला जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर झूठ सच में बदल जाए। असली चालाकी ये है कि सच और झूठ का फर्क पहचानना सीख लिया जाए। अकबर ने हंसते हुए मुनादी वाले को 100 मोहरे देने का आदेश दिया और कहा, आज तुमने गलती में भी दरबार का मनोरंजन कर दिया, लेकिन अगली बार ध्यान रखना, तुम्हारी जुबान ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। दरबार फिर से ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। अगली नई कहानी। 4 दरबारी और आधा इनाम। जब बादशाह को तय करना पड़ा कि आधा किसका है और आधा किसका नहीं। बादशाह अकबर का दरबार उस दिन कुछ ज्यादा ही रौनकदार था। सोने की झिलमिलाती छतरी के नीचे बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और सामने खड़े 4 दरबारी आपस में इतनी जोर जोर से बहस कर रहे थे कि दरबार का सारा अनुशासन टूटने लगा था। जहां पनाह, पहला दरबारी सबसे ऊंची आवाज में बोला,
ये इनाम मुझे मिलना चाहिए क्योंकि असली काम मैंने किया था। दूसरा दरबारी बीच में कूद पड़ा, गलत, आधा काम तो मैंने किया था, तो इनाम भी आधा आधा होना चाहिए। तीसरा दरबारी मुंह बिचकाते हुए बोला, दोनों झूठ बोल रहे हैं। अगर मैं बीच में दखल न देता तो पूरा काम बिगड़ जाता। इनाम तो पूरा का पूरा मेरा हक बनता है। चौथा दरबारी सबसे शांति से खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में तेज था। उसने धीमी मगर पक्की आवाज में कहा, जहां पनाह, सच यही है कि अगर मैंने शुरुआत न की होती तो ये सब कहीं दिखते भी नहीं। इस पूरे काम का बीज मैंने बोया था, तो फल तो मेरा होना चाहिए। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। आखिरकार मामला था 100 सोने की मोहरों के इनाम का, जो अकबर ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी। लेकिन झगड़ा यह था कि इनाम किसे मिलना चाहिए। अकबर ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया और कहा, अजीब मुसीबत है। चारों ही दरबारी खुद को विजेता बता रहे हैं और ऊपर से हर एक की दलील सुनकर लगता है कि किसी न किसी रूप में चारों ने योगदान दिया है। लेकिन इनाम तो 100 मोहरों का है। अब बताओ, इसे 4 हिस्सों में बांट दूं? चारों दरबारी एक साथ चिल्ला उठे, नहीं। पहला बोला, 4 हिस्सों में बांटने से मेरे हिस्से बहुत कम आएंगे। दूसरा बोला, मुझे आधा चाहिए। तीसरा बोला, सारा का सारा चाहिए। चौथा बोला, मुझे भी पूरा चाहिए। अकबर मुस्कराए, वाह रे इंसान, जब तक काम था सबने मिलकर किया, और जब इनाम आया तो सब अकेले केले हो गए। दरबार में ठहाका गूंज गया, मगर समस्या गंभीर थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम ही कुछ हल निकालो। तुम्हारी अक्ल के बिना ये दरबार कभी सुलझ नहीं सकता। बीरबल खड़े हुए। उनके चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान थी। जहां पनाह, मामला वाकई पेचीदा है। चारों का योगदान अलग अलग है। अगर किसी एक को पूरा इनाम दें तो बाकी तीनों नाराज होंगे। अगर बराबर बांट दें तो न्याय नहीं होगा। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तो तुम्हारा क्या सुझाव है? असली झगड़े की जड़, बीरबल ने कहा, पहले दरबारियों से ही पूछ लिया जाए कि काम हुआ कैसे। हर कोई अपनी दलील रखे और हम देखें कि किसका योगदान कितना है। चारों दरबारी मान गए। पहला दरबारी बोला, जहां पनाह, आपने पिछली बार जो घोषणा की थी कि जो भी सूखे गांव तक पानी पहुंचाएगा उसे इनाम मिलेगा, तो सबसे पहले मैंने ही योजना बनाई। नहर का रास्ता मैंने तय किया। अगर मैं न होता तो पानी की दिशा ही सही न मिलती। दूसरा दरबारी बोला, लेकिन योजना तो आपने बना दी, पर असली मेहनत मैंने की। मजदूरों को जुटाया, उन्हें काम पर लगाया और दिन रात खुद वहां डटे रहकर नहर खुदवाई। तीसरा दरबारी बीच में बोला, अगर मैंने नहर का बांध न बनवाया होता तो पानी बहकर बर्बाद हो जाता। असली बचाव मैंने किया। चौथा दरबारी शांत खड़ा सुन रहा था। उसने कहा, सच यह है कि सबसे पहले मैंने ही गांव वालों की समस्या सुनी और दरबार में मामला उठाया। अगर मैं यह बात दरबार तक न लाता तो न योजना बनती, न काम होता, न नहर बनती। दरबार गूंज उठा। सबको लगा कि चारों की बातों में कहीं न कहीं सच्चाई है। अकबर ने माथा पकड़ा और कहा, तो अब क्या किया जाए? चारों का हिस्सा है, लेकिन इनाम पूरा है। बीरबल की योजना। बीरबल ने शांति से कहा, जहां पनाह, इनाम को 4 हिस्सों में बांटना आसान है, लेकिन मैं कहता हूं कि इसे आधा आधा बांटा जाए। और आधा किसे देना है और आधा किसे नहीं, यह खेल इन्हीं चारों के बीच तय हो जाएगा। दरबार हैरान रह गया। अकबर ने भौहें उठाई। आधा आधा? लेकिन 4 आदमी हैं।
बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही तो असली मजा है। इनाम आधा मिलेगा, लेकिन किसे मिलेगा और किसे नहीं, यह मैं इनकी समझदारी से तय कराऊंगा। आधा इनाम का खेल। बीरबल ने चारों दरबारियों को बुलाकर सामने खड़ा किया और कहा, देखो, मैं तुमसे एक एक सवाल पूछूंगा। जो सच बोलेगा और दिमाग से काम लेगा वही इनाम पाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इनाम पूरा का पूरा सिर्फ 2 लोगों को मिलेगा, 2 को कुछ नहीं। चारों के चेहरे उतर गए। अब मामला गंभीर हो गया था। पहला सवाल, सबसे जरूरी कौन? बीरबल ने पूछा, अगर तुम चारों में से कोई एक न होता तो काम अधूरा रह जाता। बताओ, सबसे जरूरी कौन था? पहला बोला, मैं, क्योंकि योजना मैंने बनाई थी। दूसरा बोला, मैं, बिना काम के योजना बेकार है। तीसरा बोला, मैं, बिना बांध के सब बेकार हो जाता। चौथा बोला, मैं, बिना मेरी शिकायत के ये काम शुरू ही नहीं होता। बीरबल मुस्कुराए। वाह, हर कोई खुद को सबसे जरूरी बता रहा है। लेकिन सच ये है कि असली जरूरत तब पूरी हुई जब चारों ने साथ दिया। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा त्याग किसका? बीरबल ने पूछा, किसने अपना आराम सबसे ज्यादा छोड़ा? दूसरा दरबारी बोला, मैंने, दिन रात मजदूरों के बीच रहा। तीसरा बोला, मैंने भी। बांध बनवाना आसान नहीं था। पहला बोला, मैंने भी योजना बनाने में रातें गुजारी। चौथा बोला, मैंने, सच कहूं तो मैंने तो बस शिकायत की थी, मेरे हिस्से में इतना त्याग नहीं था। दरबार सन्न रह गया। चौथे दरबारी ने खुद ईमानदारी से सच स्वीकार कर लिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखा, जिसने सच बोला वही असली विजेता है। अंतिम फैसला। बीरबल ने अकबर की ओर देखकर कहा, जहां पनाह, आधा इनाम पहले दरबारी को दीजिए जिसने योजना बनाई, और आधा इनाम दूसरे दरबारी को दीजिए जिसने असली मेहनत की। तीसरे दरबारी को सम्मान दीजिए क्योंकि उसका योगदान महत्वपूर्ण था, और चौथे को सबसे बड़ा इनाम दीजिए, ईमानदारी का तमगा, क्योंकि उसने अपनी कमी खुद मान ली। अकबर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने तो सच में आधे इनाम को पूरे से भी बड़ा बना दिया। दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। चारों दरबारी अब झगड़े के बजाय मुस्कुरा रहे थे। बीरबल ने अंत में कहा, जहां पनाह, असली इनाम सोने का नहीं बल्कि इंसान की सच्चाई और सहयोग का होता है। और जब 4 लोग मिलकर काम करें तो इनाम चाहे आधा मिले पर खुशी पूरी मिलती है। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, बीरबल, सच में तुम्हारी अक्ल ही इस दरबार का सबसे बड़ा खजाना है। अगली नई कहानी। बीरबल और वो पुजारी जिसने कहा, मैं मंदिर की घंटी से सच बुला सकता हूं। दरबार का वह दिन बड़ा ही विचित्र था। सुबह सुबह ही खबर आ गई थी कि नगर में एक अजीब पुजारी आया है। उसकी ख्याति यह थी कि उसके पास सच उगलवाने का अनोखा तरीका है। वह दावा करता था कि मंदिर की घंटी को छूते ही झूठ बोलने वाला आदमी तुरंत सच उगल देता है। यह बात जंगल की आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। लोग उत्सुक हो उठे। कोई कहता, अरे यह तो अवश्य ही कोई चमत्कारी साधु होगा, तो कोई हंसकर बोलता, यह सब ढोंग है, लेकिन मजा आएगा देखने में। कुछ व्यापारी आपस में कहने लगे, अगर यह पुजारी सच में झूठ पकड़ सकता है तो हमारी चोरी चकारी का हाल क्या होगा। खबर जब बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया, उस पुजारी को दरबार में बुलाया जाए। मैं खुद देखना चाहता हूं कि वह क्या करामात दिखाता है। थोड़ी ही देर में दरबार में वह पुजारी पहुंच गया। लंबा कद, सफेद वस्त्र, माथे पर बड़ा सा तिलक, हाथ में माला,
और आवाज में अजीब आत्मविश्वास। आते ही उसने झुककर सलाम किया और बोला, महाराज, मैं एक मंदिर का पुजारी हूं। मेरे पास भगवान का वरदान है। मेरी मंदिर की घंटी झूठ बर्दाश्त नहीं करती। जो भी झूठा आदमी उसे छूता है, उसके दिल में ऐसी बेचैनी होती है कि वह तुरंत सच बोल देता है। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई हंस रहा था, कोई शक से देख रहा था। अकबर मुस्कराए और बोले, पुजारी जी, आपकी बात बड़ी अद्भुत है, लेकिन दरबार में दावे नहीं, सबूत चलते हैं। क्या आप यह साबित कर सकते हैं? पुजारी ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हुजूर, अवश्य। किसी भी आदमी को परख लीजिए, मेरी घंटी सच बुला लेगी। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया, तो ठीक है, किसी छोटे मुकदमे वाले को बुलाया जाए। संयोग से उसी दिन एक किसान और एक साहूकार के बीच विवाद था। किसान पर आरोप था कि उसने साहूकार का बैल चुरा लिया है। किसान बार बार कहता, हुजूर, मैंने बैल नहीं चुराया, और साहूकार कहता, यही झूठ बोल रहा है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा पुजारी जी, यह मामला आपके हवाले। देखिए आपकी घंटी क्या कहती है। पुजारी ने अपनी थैली से एक छोटी सी घंटी निकाली, उसे दरबार के बीच में रख दिया और बोला, जो सच बोलता है उसे घंटी छूकर कसम खानी होगी। झूठ बोलने वाले से घंटी खुद सच उगलवा लेगी। पहले साहूकार आगे बढ़ा। उसने घंटी छूकर कहा, हुजूर, मेरा बैल इस किसान ने चुराया है। वह निडर होकर खड़ा रहा। घंटी खामोश रही। अब किसान की बारी आई। उसने घबराकर घंटी छुई और कहा, मैंने बैल नहीं चुराया। कहते ही पुजारी ने चिल्लाकर कहा, देखा महाराज, इसके माथे पर पसीना आ गया, यह झूठ बोल रहा है। दरबारियों ने हल्ला मचाया। कुछ बोले, सचमुच देखो पसीना निकल आया। किसान गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, मैं निर्दोष हूं, यह पुजारी मुझे फंसा रहा है। अकबर चुपचाप यह सब देख रहे थे। तभी उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, क्या सचमुच यह पुजारी सच बुला रहा है? बीरबल हल्के से मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे लगता है यह पुजारी खुद बड़ा झूठा है। इसकी घंटी में कोई जादू नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। पुजारी गुस्से से तिलमिला उठा। क्या आप मुझे झूठा कह रहे हैं? मेरी घंटी भगवान की शक्ति से भरी है। अकबर ने रुचि से पूछा, तो बीरबल, तुम इसका पर्दाफाश कैसे करोगे? बीरबल ने पुजारी की घंटी उठाई और बोला, हुजूर, सच का पता लगाने का तरीका बड़ा सरल है। यह घंटी तभी सच बुलाएगी जब इसे पहले खुद पर आजमाया जाए। फिर उन्होंने पुजारी की ओर देखा और कहा, पुजारी जी, आप सबसे पहले घंटी को छूकर यह कहिए कि आपने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। पुजारी हकबका गया। उसने हकलाते हुए घंटी की ओर हाथ बढ़ाया, पर उसके माथे पर पसीना छलक आया। बीरबल जोर से हंस पड़े और बोले, हुजूर, यही असली झूठा है। किसान तो डर के कारण पसीना पसीना हुआ, पर यह पुजारी सचमुच फंस गया। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इस ढोंगी को जेल में डाल दो। यह भोले लोगों को बेवकूफ बना रहा था। किसान को निर्दोष घोषित कर दिया गया और उसका बैल दरबार के बाहर ही साहूकार की गाड़ी में चरता हुआ मिला। असल में साहूकार ने ही झूठ बोला था। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि ही असली घंटी है जो सच बुला लेती है। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, सच्चाई को समझने के लिए मंदिर की घंटी नहीं, बुद्धि की घंटी चाहिए। अगली नई कहानी।
बीरबल और वो ज्योतिषी जिसने कहा मैं बादशाह की छींक से भविष्य बता दूंगा। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन हमेशा से ज्यादा चहल पहल से भरा था। अकबर के दरबार में वैसे तो रोज ही कोई न कोई विचित्र इंसान पहुंचता था, कभी कोई कवि, कभी कोई चित्रकार, कभी कोई व्यापारी, तो कभी कोई धोखेबाज जो अपने झूठ को सच साबित करने आता। मगर आज का मामला थोड़ा अलग था। सुबह सुबह ही महल के फाटक पर एक आदमी पहुंचा। सिर पर लंबा पगड़ी, हाथ में तांबे की थाली जिसमें कुछ अजीब सी किताबें और गणना की पर्चियां रखी थीं। उसका दावा बड़ा अद्भुत था। उसने फाटक पर खड़े सैनिकों से कहा, मुझे बादशाह सलामत से मिलने दो। मैं वह ज्योतिषी हूं जो सिर्फ छींक सुनकर किसी का भविष्य बता सकता हूं, और मैं आज दरबार में आकर साबित कर दूंगा कि शाह हिंद अकबर महान की हर छींक मेरे लिए आसमान का पैगाम है। सैनिक पहले तो हंसे, फिर बात को दिलचस्प समझकर उसे वजीर तक पहुंचा दिया। वजीर ने भी सोचा कि बादशाह को मनोरंजन मिलेगा, इसलिए उसे दरबार में पेश होने की अनुमति दे दी गई। दरबार में जब वह ज्योतिषी आया तो सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। अकबर ने उसे गौर से देखा और हंसते हुए पूछा, तो मियां तुम कहते हो कि मेरी छींक से भविष्य निकाल सकते हो? ज्योतिषी ने छाती तानकर कहा, जहां पनाह, छींक ईश्वर की ओर से सीधी भेजी हुई निशानी होती है। बाकी लोग इसे मामूली समझते हैं, पर मैं उसकी आवाज, उसकी लंबाई और उसके बीच के ठहराव को पढ़कर भविष्य देख सकता हूं। बस एक बार आप छींक दीजिए, मैं आपके आने वाले दिनों की किताब खोल दूंगा। दरबारियों के बीच खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई हंस रहा था, कोई सिर हिला रहा था, तो कोई उसे पागल समझ रहा था। मगर अकबर हमेशा अनोखी बातों में दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने हुक्म दिया कि अभी किसी तरह उन्हें छींक दिलाई जाए। दरबारी वैद्य ने पास आकर कहा, जहां पनाह, काली मिर्च का चूर्ण नाक के पास किया जाए तो छींक आ जाती है। अकबर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। थोड़ी ही देर में वैद्य ने पोटली से काली मिर्च निकालकर उनकी नाक के पास की। बस फिर क्या था, हच्छी हच्छी हच्छी, बादशाह की 3 जोरदार छींकें गूंज उठीं। ज्योतिषी तुरंत थाली में रखी पर्चियां उलट पलट कर कुछ पढ़ने लगा, आंखें बंद करके होंठ हिलाने लगा और फिर बोला, जहां पनाह, 3 छींकों का मतलब है कि अगले 3 दिन तक आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जाएगा। मगर घबरा